वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस एजुकेशनल जर्नी में आप और हम चलते हैं एक नई ट्रिप की तरफ। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर या कंपनी अकाउंटिंग 12th क्लास की, और हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं पिछली वीडियोस में। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं टॉपिक्स को पहले ही रिवील कर देता हूँ ताकि पढ़ने में मजा आए। पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, वो है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। क्या है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रोविजन है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक है परचेज कंसिडरेशन या इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आना है इस टॉपिक से। इसी के साथ में इसी का एक सब टॉपिक है, वो है परचेज ऑफ बिजनेस। तो हम ये तीन टॉपिक्स आज डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और पहले बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम की। क्या मतलब है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का, वो पहले वो समझ लीजिएगा। मान लीजिए एक कंपनी है, और कंपनी क्या है? कंपनी है मैं एक कंपनी हूँ। एजुकेशन ट्रिप एक कंपनी है, उसने अपना शेयर मार्केट में इशू करने के लिए प्रपोजल दे दिया। उसने एडवर्टीजमेंट दे दिया कि एजुकेशन ट्रिप अपना शेयर बेच रही है, और एक शेयर है 10 रुपए का, जिसको खरीदना है वो लेने के लिए आ जाए। एजुकेशन ट्रिप का नाम सुनते ही लोगों की एप्लीकेशंस की भरमार आ गई। सबने कहा हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमारे भी चाहिए। डिमांड ज्यादा होने की वजह से, आपने इकोनॉमिक्स में एक रूल पढ़ा था कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं, याद है ना? तो ठीक इसी तरीके से क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई तो हमने प्राइस बढ़ा दिया। हमने 10 रुपए वाला शेयर लोगों से कहा कि हम 11 रुपए का बेचेंगे। और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी और ज्यादा प्राइस बढ़ा देंगे। तो जब डिमांड बढ़ती है तो शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। फेस वैल्यू नहीं, उसका जो रजिस्टर्ड प्राइस है, पार वैल्यू, वो नहीं बढ़ेगी, वो वही रहेगी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिक्स हो गई थी। उसमें कोई चेंज नहीं आना। तो फिर चेंज किस में आना है? चेंज आता है मार्केट प्राइस में। मार्केट प्राइस का मतलब होता है जब उसको हम बेच रहे हैं तो कितने रुपए का बेच रहे हैं। तो क्या मतलब है, समझिए जरा कहानी। एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है। मान लीजिए शेयर है कंपनी का 10 रुपए का, 10 रुपए का शेयर है, और कंपनी इसको बेच रही है डिमांड ज्यादा होने की वजह से फालतू कीमत पर। मान लीजिए कंपनी ने 2 रुपए फालतू लिए, तो कुल कितने रुपए हो गए? कुल हो गए जी 12 रुपए। तो जब एक कंपनी अपने शेयर को, उसकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है? ये है फेस वैल्यू। इसको हमने पार वैल्यू भी पढ़ा था, इसको हमने रजिस्टर्ड वैल्यू भी पढ़ा था, इनकॉर्पोरेटेड वैल्यू भी पढ़ा था, ऑथोराइज्ड वैल्यू भी पढ़ा था। ये एक ही बात है। अगर इससे ज्यादा कीमत पर कोई कंपनी अपना शेयर बेचती है, कितना ही ज्यादा? ये वाला ज्यादा। जो ज्यादा है वो क्या है? 2 रुपीज पर शेयर यहाँ पर ज्यादा है। 2 रुपए हमने एक शेयर में फालतू लिए हैं। तो इस कंडीशन को कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, यानी हम अपना शेयर बेच रहे हैं प्रीमियम पे। फालतू पैसे को हम प्रीमियम बोलेंगे। एक बात तो हो गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है। एक क्वेश्चन के जरिए इसका ट्रीटमेंट समझेंगे। अच्छा, एक सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि सर आपने बताया था शेयर कैपिटल में, जब शेयर का पैसा लेते हैं शेयर कैपिटल में डालते हैं, 1 रुपया भी फालतू नहीं डाल सकते। 1 रुपया भी अगर फालतू डाल दिया, एक पैसा भी फालतू डाल दिया, तो कंपनी इलीगल हो जाएगी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो सर फिर इसका क्या होगा? तो 2 रुपए, और एक शेयर पे 2 रुपए। अगर 1,000 शेयर, 1 लाख शेयर, 1 करोड़ शेयर हो गए, तो सर 2 रुपए के हिसाब से तो बहुत सारा अमाउंट हो जाएगा। हर शेयर पे 2 रुपए जब आप शेयर कैपिटल में डाल दोगे तो कंपनी तो इलीगल हो जाएगी ना। तो इस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या प्रोविजंस है, प्रोविजंस क्या है, लॉ क्या कहता है, हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट क्या कहता है, ये बात करेंगे हम बाद में। थियरी का सारा पोर्शन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थियरी अभी मैं पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी कि क्या क्या बता रहा हूं मैं। इसलिए थियरी की बात नहीं करेंगे। मजेदार बात यह है कि ऐसा पॉसिबल है। क्या ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, एक शेयर 10 रुपए का, और 2 रुपए की प्रीमियम पे। और पेबल किस तरह से, पेमेंट किस तरह से करनी है? 2 रुपए एप्लीकेशन पे देने, 5 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए सेकंड कॉल पे। अगर इनका टोटल करेंगे तो देखिए, 2 और 5 7, 7 और 5 7 और 3 10, 10 और 2 12 रुपए हो गए। 12 रुपए में ये 10 रुपए की फेस वैल्यू भी शामिल है। कहां लिख दी मैंने? 10 रुपए की फेस वैल्यू ये भी शामिल है, और इन 12 रुपए में 2 रुपए की प्रीमियम भी शामिल है। लेकिन कहां है प्रीमियम? ये प्रीमियम क्या यहां पर है, ये प्रीमियम क्या यहां पर है, या इन दोनों में से किसी एक जगह पर है? कंफ्यूजन है। सवाल में आपको बताएगा, सवाल में बताएगा प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पर है, या अलॉटमेंट पर है, या फर्स्ट कॉल पर है, या सेकंड कॉल पर है, या एक से ज्यादा कॉल पर है। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन पे ले लिया, थोड़ा सा अलॉटमेंट पे ले लिया, थोड़ा सा फर्स्ट कॉल पे ले लिया, इस तरह से भी ले सकते हैं। अगर सवाल में कुछ भी ना बताए, तो उसने आपको बताया ही नहीं है कि प्रीमियम का पैसा कहाँ है,
तो आप हमेशा मान लेना अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पर प्रीमियम का पैसा शामिल है कब? जब क्वेश्चन साइलेंट होगा इस वाली बात पर। क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कि प्रीमियम का पैसा कहाँ है, तो हमें मानना है कि वो पैसा है हमारा कहाँ पर बच्चे? वो पैसा है हमारा अलॉटमेंट के अमाउंट के साथ में। चलिए हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और सॉल्व करने के लिए हम पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं आपके लिए। तो ये लीजिए, क्या जर्नल एंट्री होनी है वो देखते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले हमारा काम है कि हमें लिख लेना कि हमारा एक शेयर है 10 रुपए का, 2 रुपए की हो गई प्रीमियम, 12 रुपए का हो गया शेयर। और वो 12 रुपए कैसे हैं? उसमें 2 रुपए अप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। और मैंने आपको बताया था कुछ नहीं बता रहा तो अलॉटमेंट पर, इसका मतलब अलॉटमेंट 3 रुपए का था, उसमें 2 रुपए की प्रीमियम जुड़ गई तो 5 रुपए हुए। अगर वो कुछ नहीं बता रहा तो इसका मतलब अलॉटमेंट पर, और अलॉटमेंट पर है तो इसका मतलब क्या है कि 2 रुपए की प्रीमियम है, अगर प्रीमियम हटा दें तो 3 रुपए फेस वैल्यू के थे, तो इस तरह से 3 + 2 बन करके 5 रुपए का अलॉटमेंट बना है। इतनी बात क्लियर है? अब देखते हैं ट्रीटमेंट। तो आप एप्लीकेशन की एंट्री तो बिल्कुल सिंपल है, आपको आती है आप कर लेंगे, आपको आती है वही। रिसीव की एंट्री, ड्यू की एंट्री आप कर लेंगे। प्रीमियम यहाँ पर है अलॉटमेंट में, तो मैं सिर्फ अलॉटमेंट आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चे, हम बात करते हैं अलॉटमेंट की, रिसीव की, अलॉटमेंट की, ड्यू की एंट्री और रिसीव की एंट्री। क्या एंट्री होगी वो देखिएगा। ये थर्ड एंट्री होगी क्वेश्चन की। आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना आएगा अभी बताता हूं, अभी अमाउंट नहीं लिख रहे, अभी पहले जनरल एंट्री लिख लेते हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हम करते आ रहे थे अभी तक। अगर देखें तो 5 रुपए हम पब्लिक से मांगेंगे, अपने कहा 5 रुपए लेकर के आ जाओ, 10,000 शेयर है तो 5 रुपए की 10,000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गए 50,000 रुपए। आपने पब्लिक से 5 रुपए मांगे, पब्लिक ने 10,000 शेयर के 5 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए आपको दे दिए। अब आप शेयर कैपिटल में 1 रुपया भी फालतू नहीं डाल सकते, तो आप कितने डालोगे? आप शेयर कैपिटल में तो सिर्फ 3 रुपए ही दिखा सकते हो, जो कि फेस वैल्यू का अमाउंट है। तो आप शेयर कैपिटल में दिखाएंगे 3 रुपए के हिसाब से, 3 गुणा 10,000, तो यहां पर आप दिखा दोगे 30,000 रुपए। लीजिए बच्चे, 30,000 रुपए तो चलेगा शेयर कैपिटल में, बाकी के 2 रुपए कहां जाएंगे? बाकी के 2 रुपए के लिए हम क्या करेंगे? एक प्रोविजन ये है, सरकार ने ये कहा है, हमारे कानून ने ये कहा है कि जो 2 रुपए प्रीमियम का पैसा है उसको आप अलग से गुल्लक में डालो। जिस तरीके से हमने शेयर कैपिटल का एक मटका बनाया था और शेयर की आने वाली वैल्यू को उस मटके में डाल दिया करते थे, ठीक इसी तरीके से प्रीमियम का आने वाला पैसा एक अलग मटके में डालो। उसका इस्तेमाल हम हर जगह पर नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल कुछ खास जगहों पर ही हो सकता है, इसलिए उस पैसे को बिल्कुल अलग रखना है। जिस तरीके से घर में आपने देखा होगा कुछ मटके हम बनाते थे, कुछ गुल्लक हम बनाते हैं कि फलानी गुल्लक में पैसा किसी पर्टिकुलर चीज के है, फलानी गुल्लक में पैसा किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। एक मूवी भी आई थी सलमान खान की, मूवी का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, शायद मुझसे शादी करोगी, शायद इसी मूवी का सीन है। वो 3-4 गुल्लक बनाता है, 3-4 गुल्लक बनाता है, उसमें वो पैसे जोड़ के रखता है। एक में रखता है वो बहन की शादी के लिए, एक में दादी की आंख के ऑपरेशन के लिए, एक में शायद पढ़ाई के लिए। इस तरह अलग अलग गुल्लक में अलग अलग चीजों के लिए वो फंड इकट्ठा करता है। तो और उनका पैसे का जिस तरह से जोड़ रहे हैं वैसे उनका खर्चा भी होता है, जहां पर जिस चीज की जरूरत होगी वहां पर ही इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक इसी तरीके से हमारे कानून ने कहा कि भाई आप अलग गुल्लक बनाओ प्रीमियम के पैसे की। शेयर कैपिटल की अलग गुल्लक है, शेयर कैपिटल का मटका अलग है, वहां पर शेयर का पैसा, और प्रीमियम का पैसा अलग गुल्लक में रखना, उसका इस्तेमाल अलग जगह पर होगा। क्या इस्तेमाल होगा वो बाद की बात है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये कि उस गुल्लक का नाम क्या है, उस गुल्लक का नाम है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट है 2 रुपए का एक शेयर है, 10,000 शेयर थे, सॉरी 2 रुपए की प्रीमियम थी, 10,000 शेयर हो गए, तो टोटल अमाउंट हो गया 20,000 रुपए। सवाल ये आता है कि सर आप पढ़ा रहे हो शेयर कैपिटल और हर चीज के साथ हम शेयर लगाते हुए आ रहे हैं, तो यहां पर आपने सिक्योरिटीज क्यों लिखा, शेयर क्यों नहीं लिखा? तो उम्मीद है बहुत आसान सा सवाल है, और आप मुझे इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा कि हमने यहाँ पर शेयर की जगह पर सिक्योरिटीज क्यों लिखा है। नरेशन में नहीं लिखवा रहा हूँ, नरेशन आपको सबको आती है। फोर्थ एंट्री जब आप इसकी पास करेंगे अलॉटमेंट की, रिसीव की, तो क्या एंट्री होगी बच्चे? रिसीव की एंट्री वही होगी सिंपल सी, पैसा आएगा तो आप बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट पूरा का पूरा मिल गया तो 50,000 पूरा अमाउंट आप लिख देंगे, 50,000 अमाउंट आपने पूरा लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें समझना है कि प्रीमियम का पैसा कौन सी एंट्री में दिखाना है। प्रीमियम का पैसा दिखाना है उस एंट्री में जहां पर भी हमारा पैसा शेयर कैपिटल में जा रहा है, वो ड्यू की एंट्री होगी। तो ड्यू की एंट्री होगी
क्योंकि पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा फेस वैल्यू का, तो बाकी पैसा कहां जाएगा, प्रीमियम के अकाउंट में। और प्रीमियम के अकाउंट का नाम क्या रखेंगे हम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ना कि शेयर प्रीमियम अकाउंट। क्यों करेंगे शेयर प्रीमियम की जगह सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो मुझे आप बताएंगे, थोड़ा सर्च कीजिएगा, मिल जाता है, ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा आपको। दूसरी बात है कि रिसीव की एंट्री बिल्कुल सिंपल है, जो पहले करते आ रहे थे। बाकी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल वैसे ही करेंगे जैसे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने करी है, कुछ भी चेंज नहीं है। बहुत आसान सा टॉपिक था और 100% एग्जाम में आएगा, 100%। चलिए बच्चे, ये वाला टॉपिक खत्म। अब चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम हो, चाहे वो प्री बोर्ड होने वाले हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हो, कुछ स्कूल्स में री बोर्ड भी हो जाते हैं, चाहे री बोर्ड हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी परचेज कंसिडरेशन 101% आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए क्या कहता है टॉपिक, देखते हैं। टॉपिक है परचेज कंसिडरेशन या इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी हमने शेयर को इशू करना है अदर देन कैश। क्या मतलब, एक बार समझ लेते हैं, कहानी समझते हैं, कहानी के जरिए टॉपिक समझ में आएगा। क्या कहती है कहानी, कहानी कहती है कि मान लीजिए हमारी कंपनी को एक फर्नीचर की जरूरत थी, हमारी कंपनी को अपने यहाँ ऑफिस में फर्नीचर की जरूरत थी, इंटीरियर की जरूरत थी। हमने अपने पड़ोस वाले फर्नीचर वाले से बात करी, हमारे पड़ोस में दुकान है फर्नीचर वाले की, हमने उससे बात करी कि भाई हमें हमारा ऑफिस इस तरह का बनाना है, बना दोगे? उसने कहा बना देंगे। हमारा पड़ोसी है, जान पहचान वाला है, तो हमने उससे बात कर ली। हमने कहा कितने रुपए लोगे भाई उसके? उसने कहा हम आपसे लेंगे 5 लाख रुपए। कितने रुपए की बात करी? 5 लाख रुपए की। हमने कहा ठीक है, आप 5, भाई ये सारी की सारी बातें आपको मैं इमेजिनेशन के जरिए बता रहा हूँ, कुछ भी रियल नहीं है। आप सोचने लगोगे 5 लाख में इतना बढ़िया फर्नीचर बन जाएगा क्या, और आप मेरे पीछे पड़ जाओगे, हमें भी उसका नंबर दे दो पड़ोसी का। मेरे पास कोई ऐसा पड़ोसी नहीं है जो 5 लाख में इतना बढ़िया फर्नीचर दे देगा। तो मान लीजिए हमने उससे बात करी कि भाई ये फर्नीचर कितने का बना दोगे? उसने कहा 5 लाख रुपए का। हमने कहा ठीक है भाई बना दो। और एक बात हमने उससे कही कि देख भाई आप हमारे पड़ोसी हो, और पड़ोसी होने की वजह से उधार कर लेना, हम आपको पैसे बाद में देंगे। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब तो हमारे पड़ोसी हो, दे देना पैसे। हमने उससे काम कराया, काम मुकम्मल हो गया। हमने कहा ठीक है भाई काम मुकम्मल हो गया, जाओ घर। वो घर चला गया, हमारा काम हो गया। वो नेक्स्ट डे हमारे पास आता है, कहता है भाई साहब पैसे दे दो। मैंने कहा भाई तू पड़ोसी है यार, कल ही तो काम कर, ले लियो पैसे। वो कुछ दिनों के बाद फिर से आ गया हमारे पास, कहता भाई साहब 5 लाख रुपए। हमने कहा यार अजीब आदमी है, अभी तो तूने काम करा है, किस बात के पैसे दूं तुझे? ले लियो, अभी तुझसे बात कर रहा था कि उधार काम कराया है, पैसे दे दूंगा ना, भाग थोड़ी रहा हूं मैं। कुछ दिनों के बाद वो दोबारा गुस्से में आ गया, और उसने आते ही कहा भाई मेरे पैसे दो, ये मजाक नहीं चलेगी, पैसे दो मेरे। तो मैं भी गुस्से में आ गया, और हमने यानी हमारी कंपनी ने, हमने क्या करा, हमने उसको कहा भाई पैसे नहीं है, जाओ, पैसे नहीं है। हमने भी गुस्से में मना कर दिया कि पैसे नहीं है। आप कहोगे कि सर आप तो कहते थे कि हम लोग सबसे ज्यादा ईमानदार हैं। जी, हम सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, और हमने उसको एक ऑप्शन दिया कि भाई पैसा तो नहीं है, लेकिन उसके बदले में हमसे हमारे शेयर ले जा। हमने क्या कहा, बदले में क्या ले जाओ हमसे? हमारे शेयर्स ले जाओ। एक शेयर अगर हमारा 10 रुपए का है, तो आप हमसे 50,000 शेयर ले जाओ, हो गए पूरे 5 लाख रुपए। बात क्लियर है? तो आप देख रहे हो इसको इस नजरिए से कि फर्नीचर आया था हमारे पास, पैसे थे नहीं, हमने शेयर दे दिया। इसको दूसरे नजरिए से देखो, हमारे पास अगर शेयर होते, हम उन शेयर को बेचते, 5 लाख रुपए आते, वहां से फर्नीचर खरीद लेते, तो बात बराबर ही है। हमने शेयर बेचे, पैसा आया, फर्नीचर खरीद लिया, बात तो वही है ना। अब की बार क्या हुआ, हमने शेयर दे दिए, बदले में पैसा न लेकर के हमने क्या लिया उससे? हमने सीधा फर्नीचर ले लिया। यानी अब हमारे मटके में पैसे नहीं आए, हमारे पास क्या आया? सीधा सीधा फर्नीचर आ गया। हमारे पास कैश नहीं आया, हमारे पास बैंक के जरिए, चेक के जरिए पेमेंट नहीं आई, हमारे पास सीधा सीधा फर्नीचर आ गया। इस टॉपिक को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। हमने शेयर्स को इशू कर दिया है फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है बदले में। कंसिडरेशन का मतलब क्या? उसके बदले में। हमने शेयर्स को इशू करा, बदले में क्या मिलेगा? बदले मिलेगा अदर देन। अदर देन मतलब अलावा, किसके अलावा? कैश के अलावा। इशू ऑफ शेयर, हमने शेयर्स को इशू करा फॉर कंसिडरेशन, बदले में क्या मिलेगा? अदर देन कैश। कैश के अलावा कुछ और मिले, कुछ भी मिल सकता है, फर्नीचर मिल सकता है, मशीन नहीं मिल सकती है, कूड़ा कबाड़ा नहीं मिल सकता। भाई जो काम की चीज है वही लेंगे ना। इसी टॉपिक को दूसरे नाम से भी जानते हैं, परचेज कंसिडरेशन। टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एतबार से कि हमने इसके दो दो नाम रख दिए हैं। चलिए क्या कहता है टॉपिक,
और किस तरह से होगी इसकी जर्नल एंट्री, तो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक फर्नीचर को परचेज करा है, हमने कोई असेट को परचेज करा, तो आप उसकी असेट की परचेज करने की एंट्री कर देंगे। आप लिखेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। हमारे पास असेट्स आ रही है, हमने उससे फर्नीचर परचेज करा था, तो आप लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर को आपने डेबिट कर दिया टू वेंडर्स अकाउंट। जिस आदमी से हम फर्नीचर परचेज करते हैं, जिस आदमी से असेट्स परचेज करते हैं उधार, उसको वेंडर बोलते हैं। ये मैं 11th क्लास में पढ़ा चुका हूं। आपको लग रहा होगा कि सर जिससे उधार परचेज करते हैं उसको तो क्रेडिटर बोलते हैं ना। तो क्रेडिटर उनको बोलते हैं जिनसे गुड्स उधार परचेज करते हैं। जिनसे गुड्स के अलावा कोई और असेट परचेज करते हैं उनको वेंडर बोलते हैं। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर हमारे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, ये आपको सबको पता है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। जनरल एंट्री होगी सिंपल सी एक परचेज करने की। असेट्स के आने की जनरल एंट्री क्या होगी, असेट्स आएगी उसको डेबिट कर देंगे, बढ़ने पर डेबिट होती है, और वेंडर को क्रेडिट कर देंगे, सिंपल सी बात। दूसरी एंट्री क्या होगी, आप वेंडर को डेबिट कर देंगे, वेंडर को हमने डेबिट कर दिया। अगर हम उसको पेमेंट कर रहे होते कैश में, तो हम लिखते हैं वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जिस तरह से क्रेडिटर को पेमेंट कर दें। अगर हम उसको चेक पेमेंट कर रहे होते लिखते हैं वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये भी काम हो गया। हम उसको शेयर्स दे रहे हैं, जब शेयर देंगे तो हमारे शेयर्स बढ़ेंगे, तो शेयर कैपिटल में पैसा जाएगा। शेयर कैपिटल बढ़ रही है हमारी, हम ईमान कर चलेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको लग रहा होगा सर शेयर कैपिटल कैसे बढ़ गई, शेयर कैपिटल को हमने जब हमने शेयर्स को इशू करा तो शेयर कैपिटल कैसे बढ़ गई। अगर आप शेयर को इशू करते तो बैंक आता, आप यहाँ पर बैंक लिख देते और यहाँ पर शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देते। बात क्लियर है, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, तभी तो यही करते। वेंडर से वेंडर कट गया, हमने बैंक की जगह पर दूसरी एसेट्स लिख दी है। दूसरी एसेट्स क्या है, जो दूसरी एसेट्स है, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो कोई भी बिल्डिंग या कोई भी एसेट्स मिल रही है, उस पर्टिकुलर एसेट को आप डेबिट कर दीजिए और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। ये थी जनरल एंट्रीज की। अब इसी जनरल एंट्री के साथ एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि क्या कहती है जनरल एंट्री, किस तरह से करनी है इसकी जनरल एंट्री। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ईटी लिमिटेड, भाई ये एजुकेशन ट्रिप है ये ईटी है एजुकेशन ट्रिप। ईटी लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹5 लाख। ईटी लिमिटेड ने 5 लाख रुपए की एक मशीन परचेज करी है फ्रॉम हयात लिमिटेड। हयात लिमिटेड से उसने एक 5 लाख रुपए की कोई मशीनरी परचेज करी है। इतनी बात क्लियर है, मशीन की कीमत है 5 लाख रुपए की, परचेज करने वाला है ईटी लिमिटेड, और परचेज किससे करी है, हयात लिमिटेड से। इसका मतलब हयात कौन है, हमारा वेंडर है। एंड कंसीडरेशन, और बदला जो दिया आपने कैसे करा है, एंड कंसीडरेशन वाज पेड, और मशीन के बदले में जो हमने दिया है वो कैसे दिया है, ₹1 लाख थ्रू चेक। 1 लाख रुपए की पेमेंट हमने चेक से कर दी। हमने जब असेट्स को परचेज करा तो 1 लाख रुपए की पेमेंट हमने चेक से कर दी साथ के साथ। एंड बैलेंस इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और बाकी के जो पैसे बचे हैं वो हमने कैसे दिया उसको, हमने ₹10 का एक शेयर दे दिया है एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, 25% की प्रीमियम के साथ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक ही क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेम किया है, इसको देखिएगा बच्चे। कंपनी ने परचेज करे हैं 5 लाख रुपए का असेट्स। पहले एसेट्स को परचेज करने की एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे शेयर्स को इशू करने की एंट्री। बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, अगर कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया तो फिर भाई मुश्किल भी बहुत लगेगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। पहले एसेट्स को परचेज कर लें। एसेट्स को परचेज करने की एंट्री होगी, बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारी असेट्स को यहां डिफाइन किया गया है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की मशीन है सर, 5 लाख रुपए की है। ये लीजिए 5 लाख रुपए की मशीन आ गई हमारे पास। किससे परचेज करी हमने, हयात से, तो अब लिख देंगे टू हयात लिमिटेड। लीजिए टू हयात लिमिटेड अकाउंट। किसी पर्सन का जब नाम आता है तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। हमने इस असेट को परचेज करने के लिए साथ के साथ 1 लाख रुपए की पेमेंट भी कर दी चेक के थ्रू, तो बैंक को आप क्रेडिट कर देंगे। हमने बैंक से 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, हमने चेक दे दिया उसको 1 लाख रुपए का, तो वो चेक आपने 1 लाख रुपए का दिया है तो उसकी पेमेंट यहाँ कर दीजिए। लीजिए बैंक को क्रेडिट कर दिया हमने 1 लाख रुपए से। इसके साथ बाकी जो अमाउंट बचा है, वो कितना अमाउंट बचा है, 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपए हम बाद में देंगे वेंडर को, ये उधार हो गया है। पहली एंट्री आपको क्लियर है। नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम फलाना ढिमकाना, सिंपल सी बात है। बिल्कुल नरेशन लिखना जरूरी है, सही की कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूं। इसके बाद जब ये एंट्री समझ में आ जाए आपको, तो सेकंड एंट्री हमें पास करनी है बच्चे, इस
कंसिडरेशन की, पेमेंट की। यानी वेंडर को जो अमाउंट है 4 लाख रुपए, इसके बदले हम शेयर दे रहे हैं, तो शेयर किस तरह से देंगे वो देखिएगा। आप लिखेंगे वेंडर की जगह पर हयात लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हयात को पेमेंट कर रहे हैं, हयात लिमिटेड अकाउंट डेबिट, आप इसको डेबिट कर देंगे। और अमाउंट कितना है 4 लाख, 4 लाख रुपए है। जब आप इसको पेमेंट करोगे, शेयर दोगे, तो आप लिख दोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमारे शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। कितना अमाउंट आएगा अभी मुझे भी नहीं पता, बट उसने ये बताया 10 रुपए का एक शेयर है, कितने शेयर है ये नहीं पता, सवाल है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। उसने बताया 10 रुपए का एक शेयर है, कुल कितने शेयर है ये नहीं बताया। आपको लग रहा होगा सर सीधे सीधे 40,000 शेयर कर दो, 4 लाख रुपए हो गए, लेकिन नहीं, उसने ये कहा है कि प्रीमियम भी है। टू प्रीमियम को हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम कितने की है 25% है, 25%। प्रीमियम कितनी है बच्चे, प्रीमियम कहता है वो साढ़े, प्रीमियम है 25%, तो 10 रुपए का 12.5, 10 रुपए का 25% कितना है 2.5 रुपए। इसका मतलब प्रीमियम में आप लिखेंगे 2.50 रुपए। कुल कितने शेयर्स हैं ये नहीं पता हमें, ये बात नहीं पता कि शेयर्स कितने, किससे मल्टीप्लाई करके लिखे अमाउंट वहां पर। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारा समझ लीजिएगा बच्चे। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा, और वर्किंग नोट किस तरह से बनेगा वो देखिएगा। हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है बच्चे, आप लिखेंगे परचेज प्राइस। परचेज प्राइस का मतलब है हमने जो भी असेट परचेज करी है उसकी कीमत कितनी है, यानी वेंडर को कितनी पेमेंट करनी है। और नीचे आएगा इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब है हमने जो भी इशू करा है, यहाँ हमने शेयर इशू करा है, उसको हमने कितने रुपए का दे रहे हैं। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम जोड़कर बताएंगे, प्रीमियम नहीं तो फेस वैल्यू के साथ बताएंगे। तो देखिए बच्चे, परचेज प्राइस कितना है 4 लाख रुपीज, हमें 4 लाख रुपए देने हैं वेंडर को। आप कहोगे सर परचेज तो हमने 5 लाख की मशीन करी थी, तो 5 लाख से मतलब नहीं है, अब वेंडर को कितना देना है वो चीज, हमें वेंडर को 4 लाख रुपए देना है, तो 4 लाख तो ऊपर। इशू प्राइस जितने का शेयर है, शेयर कितने का है, शेयर 10 रुपए का, लेकिन 25% प्रीमियम भी तो है, तो 10 रुपए वाला शेयर हमारा 25% के हिसाब से 2.5 रुपए की प्रीमियम हो गई, 12.5 रुपए का हो गया। तो आप यहाँ पर 12.5 रुपए लिख दीजिए। यहाँ पर 10 नहीं लिखने, यहाँ पर लिखना है इशू प्राइस में प्रीमियम अगर है तो प्रीमियम जोड़ने के बाद इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 लाख को 12.5 से डिवाइड करते हैं, तो डेसिमल हटाने के लिए हम एक जीरो लगा सकते हैं ऊपर। अब 125 से डिवाइड कर देते हैं, चलिए आसान करते हैं, 25 पंजे 125 होते हैं, और 400 काटते हैं। 16 को अगर 25 से अगर 16 बार डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 16,000, मतलब कि 1,60,000 सॉरी। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 160 है, 5 तिया 15, बच्चा एक जीरो, 5 दूनी 10, ये लीजिए 32,000 शेयर्स आ गए हैं। यानी कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करें 32,000, सिंपल सी बात है 32,000 शेयर्स इशू करें। तो आप क्या कीजिएगा बच्चे, यहां पर आप 32,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। तो आप लिखिएगा 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 32,000 से, तो कितना जाएगा 3,20,000 रुपए, 3,20,000, 3,20,000 रुपए का आ गया शेयर कैपिटल में अमाउंट। और 2.5 रुपए की मल्टीप्लाई करेंगे 32,000 से, तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट जो आएगा वो आएगा 80,000 रुपए। करके देख लीजिए बेटा आप, 2.5 रुपए की 32,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे 80,000 रुपए आएंगे, वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ हमने इस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट सीखे। क्या कॉन्सेप्ट सीखे, पहली बात तो ये कि आप जब असेट को परचेज करोगे तो क्या एंट्री होनी है वो समझ में आ गई। पेमेंट करी है अगर हमने, अगर परचेज करते टाइम कुछ पेमेंट हमने कर दी है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे फर्स्ट एंट्री में, ये आपको समझा चुका हूँ। एक कॉन्सेप्ट हो गया ये वाला। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने शेयर को प्रीमियम पर इशू करा है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे, और अगर क्वेश्चन में ये बताया है कि कंसिडरेशन में कितने शेयर दिए हैं तो ठीक, अगर नहीं बताया नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बता रखे कितने दिए हैं, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने शेयर्स हमने इशू करें। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स का फॉर्मूला है परचेज प्राइस अपॉन इशू प्राइस। लीजिए परचेज प्राइस अपॉन इशू प्राइस, फॉर्मूला ये रहा।
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट कर लिया कि 4 लाख को डिवाइड करा 12.5 से 32,000 शेयर्स आ गए। 32,000 की मल्टीप्लाई करिए आपने 10 से 3,20,000, 32,000 के 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000, पूरे 4 लाख रुपए हो गए। क्वेश्चन खत्म। इतना आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में 4 नंबर में क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, उम्मीद लगता है हर साल आता है 4 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो बच्चे उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। उम्मीद है आपको परचेज कंसिडरेशन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब उसी का नेक्स्ट टॉपिक है, वो है परचेज ऑफ बिजनेस। यहाँ एक बिजनेस नजर आ रहा है, चलिए इसको परचेज करते हैं। बिजनेस को परचेज करेंगे, बिजनेस में हाथ जो नजर आ रहे हैं किसी पर्सन के, उस पर्सन को परचेज नहीं करेंगे हम। कभी सोचो कि सर हमने तो एक आदमी भी खरीद लिया। अब एक बिजनेस की बात करेंगे, चलिए एक एग्जांपल लेते समझते हैं। एक दुकान है किसी का बिजनेस है, रनिंग बिजनेस है कोई है। हम इनके पास गए, किसी वजह से हमारी इनसे कहा सुनी हो गई। हमने कहा भाई तेरी दुकान कितने की है? क्या समझ रहा है हमें, बेवकूफ है कि हम? हमने पूछा तेरी दुकान कितने की? उसने कहा 70 की। हमने कहा 71 पकड़। हमने उसको 71,000 रुपए या 71 रुपए या 71 लाख रुपए, कुछ भी अमाउंट जो हमें देना है, हमने वो अमाउंट दिया, उसको दुकान से बाहर निकाल दिया। हमने दुकान परचेज कर ली, किसी वजह से लड़ाई हुई, बहस हुई, प्यार मोहब्बत की बात थी, कुछ भी रहा, हमने ये बिजनेस परचेज कर लिया। जब बिजनेस परचेज करा तो हमारे पास क्या क्या आया होगा? इस बिजनेस में जितना भी स्टॉक है वो किसका हो गया? सारा का सारा स्टॉक, सारा का सारा स्टॉक, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये लेके जा रहा है। हो सकता है कस्टमर ने परचेज कर लिया, छोड़िए। इसके बदले में कैश जो भी हमारे गल्ले में पड़ा, गल्ला क्या होता है पता है ना? दुकान में एक जो छोटा सा संदूक होता है जिसके अंदर कैश रखते हैं दुकानदार, तो आमतौर से गल्ला कहते हैं, तिजोरी। तो वहां कुछ पैसा रखा हुआ है, वो सारा, इसके बदले में वो पैसा भी हमारा हो गया। जब दुकान परचेज करी हमने पूरा बिजनेस परचेज करा है, स्टॉक हमारा, वहां पर रखा हुआ कैश हमारा, वहां का फर्नीचर जो लगा हुआ है, ये फर्नीचर, ये सारी की सारी अलमीरा या रैक्स जितनी भी लगी हुई हैं, ये ट्रॉली, ये सब किसकी है? ये हमारी है, ये भी हमारी हो गई। यहां पर जितनी भी लाइटिंग्स लगी हुई हैं वो भी हमारी, इनके जितने डेटर्स थे वो भी हमारे। एक चीज और भी है, इन्होंने अगर कहीं से कुछ उधार ले रखा है, इनके कुछ क्रेडिटर्स हैं, उसकी पेमेंट कौन करेगा? वो भी हमारे हो जाएंगे। सारी अच्छी अच्छी चीजें तो हमारी हो रही हैं, अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ नेगेटिव है, कुछ लायबिलिटीज हैं, वो भी हमारी होंगी। यानी जब हम बिजनेस परचेज करते हैं तो बिजनेस परचेज करते टाइम किसी बिजनेस से क्या मिलेगा हमें उसकी सारी की सारी असेट्स मिल जाएंगी। साथ के साथ में क्या मिलेगा? हमें उस बिजनेस की यदि कोई लायबिलिटी है तो वो लायबिलिटीज भी अब हमारी ही हो जाएंगी। यानी जिस पर्सन को पैसे चाहिए थे बिजनेस से, अब ऑनर बदल गया है, बिजनेस वही है, तो वो इसलिए अब हमसे पैसा मांगेगा। हमने बिजनेस परचेज करा है, इसका मतलब ये होगा कि लायबिलिटीज भी हमारे पास आएंगी, वो जिम्मेदारी हमारी है, हम उनकी अदायगी करेंगे। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। परचेज ऑफ बिजनेस में बस एक नई चीज ये है कि आपको बिजनेस के साथ, असेट्स के साथ साथ क्या क्या मिलता है? आपको असेट्स के साथ साथ मिलेगा कुछ लायबिलिटीज भी। परचेज ऑफ बिजनेस की जनरल एंट्रीज क्या होंगी? बिल्कुल वैसे ही होंगी जिस तरीके से हमने पढ़ा था, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बस एक दो चीज एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको समझा देता हूं। जब हम असेट परचेज करेंगे तो कोई एक असेट तो आएगी नहीं, मल्टीपल असेट्स होंगी। फर्नीचर भी आएगा, बिल्डिंग भी आएगी, स्टॉक भी आएगा, कैश भी आ सकता है, XYZ जो भी असेट्स आएंगे उन सबको एक एक करके लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बार में लिख दिया सन्ड्री असेट्स। आपको सन्ड्री एसेट्स तब लिखना है जब वहां सन्ड्री एसेट्स लिखा क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टॉक भी है तो आप लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर भी आप लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी भी है मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो भी है उन सबको आप डेबिट 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 करते जाइएगा। क्लियर है? उसके बाद ये इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, ये गलती से यार ये लो, ये मैं गुच्चड़ उच्चड़ कर दिया मैंने ताकि आपको नजर ना आए, गुच्चड़ उच्चड़ कर दिया मैंने। चलिए बच्चे, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, बल्कि चलो अभी हटा ही देता हूँ इसको, गुच्चड़ उच्चड़ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। यहाँ पर हैश लगा, इसको भूल जाओ, ये लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद जितनी लायबिलिटीज आएंगी उन सबको क्रेडिट में कर देंगे। लायबिलिटीज जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो लायबिलिटीज को आप क्रेडिट कर दीजिएगा। जितनी वैल्यू असेट्स की वो असेट्स के डेबिट में लिख दीजिएगा, जितनी वैल्यू है लायबिलिटीज को उसका लायबिलिटी को क्रेडिट में लिख दीजिएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। बिजनेस परचेज करा तो कुछ असेट्स आई, डेबिट में लिखा, अमाउंट लिख दिया, लायबिलिटीज आई, क्रेडिट में लिखा, अमाउंट लिख दिया। इतनी बात तो क्लियर है। वो बिजनेस हमने खरीदा कितने का है? ये तो असेट्स और लायबिलिटीज, ये तो बिजनेस है, इसको खरीदा कितने का है? जितने का खरीदा है वो सारा का सारा अमाउंट जाएगा वेंडर के नाम से, टू वेंडर्स अकाउंट। कंसिडरेशन का प्राइस, परचेज कंसिडरेशन, कितना अमाउंट आएगा बच्चे यहाँ पर? परचेज कंसिडरेशन, जितने का खरीदा है वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा।
हमने वो बिजनेस 1 लाख रुपए का खरीदा, हमने 71,000 रुपए का खरीदा, हमने 71 लाख रुपए का खरीदा, जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। परचेज कंसिडरेशन की कॉस्ट है वो कहाँ पर आएगी, वेंडर के अकाउंट के सामने। जिस तरह से हमने असेट्स परचेज करी थी एग्जैक्टली सेम यहाँ पर करना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये होगा कि मान लीजिए असेट्स की वैल्यू है 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, आसान समझते हैं 1 लाख रुपए। इसमें जो बिजनेस के अंदर जो लाइबिलिटीज आई है उस लाइबिलिटीज की कीमत है फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए। चलिए जी, मोटा मोटा अगर देखा जाए 1 लाख रुपए की एसेट्स आई है, 20,000 रुपए की लाइबिलिटी आई है, तो इसकी वर्थ कितनी है, कितनी कीमत का लग रहा है बिजनेस आपको, 80,000 रुपए का। भाई 1 लाख का पॉजिटिव है, असेट्स है, 20,000 रुपए की लाइबिलिटीज है, नेगेटिव है, तो देखा जाए तो 80,000 रुपए की चीज है। हमने मान लीजिए 80,000 वाला माल खरीद लिया है 70,000 रुपए का। परचेज कंसिडरेशन कितनी है हमारी, 70,000 रुपए की। माल कितने का था ये, 80,000 रुपए का। हमने कितने में खरीद लिया, 70,000 रुपए में। तो बताओ फायदा हो गया नुकसान हो गया। 80 का माल 70 में खरीद लिया तो हमें 10,000 रुपए का फायदा हो गया। जब कभी इस तरह का फायदा हो जाए तो उस जो 10,000 रुपए का फायदा हुआ है उसको आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते कंपनी की शक्ल में। अगर आपका बिजनेस एक कंपनी है, कंपनी की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो कंपनी को एक एक काम एज पर लॉ करना है, एज पर एक्ट करना है। और एक्ट ने ये कहा है कि आपको इस तरह का होने वाला प्रॉफिट जो कि कहलाता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जो बहुत रेयर हो। हम कोई कबाड़ी थोड़ी है कि बिजनेस परचेज करते रहते हैं हर किसी के, अल्लाह भाई अपना बिजनेस बेच दे, अल्लाह भाई अपना बिजनेस बेच दे। कभी कभी रेयर टू रेयर होता है ऐसा कि हमने कोई बिजनेस परचेज कर लिया, हमने बिजनेस परचेज कर लिया तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। जब एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं उनको एक स्पेसिफिक गुल्लक में रखते हैं। याद कीजिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, वहां पर हमने गुल्लक बनाई थी, उसका नाम रखा था सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां पर भी हमने गुल्लक बनाई और उस गुल्लक का नाम रखा है कैपिटल रिजर्व। क्या नाम रखा है बच्चे हमने, कैपिटल रिजर्व। इस कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट आएगा, बैलेंसिंग फिगर। अगर नेगेटिव यहां पर अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो वो आएगा प्रॉफिट होने पर। वो कब आएगा बच्चे, प्रॉफिट होने पर। जैसे कि इस कंडीशन में मैंने आपको बताया प्रॉफिट अगर हो रहा है, कैसा प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। कंपनी में जब भी कभी परचेज ऑफ बिजनेस का टाइम हो या कोई भी कंडीशन हो, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम एक अकाउंट में डालते हैं जिसका नाम क्या है, कैपिटल रिजर्व नाम है। रिजर्व लास्ट में लिखा हुआ, रिजर्व याद रखना कि ये एक तरह का रिजर्व है। कैसा रिजर्व है, कैपिटल नेचर का रिजर्व है। बाद में बात करेंगे डिटेल की, फिलहाल इतना ध्यान रखना कि ये एक तरह का रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है। यहां पर हम क्या लिखते हैं, सारे के सारे एबनॉर्मल प्रॉफिट लिखते हैं। जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होंगे उनको हम यहां पर स्टोर करके रखेंगे। इतनी बात क्लियर है, हमारे सारे के सारे एबनॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको। कंडीशन चेंज करते हैं। ये भी तो हो सकता है कि सर ऐसा ना होता, हमने बिजनेस 1 लाख वाला 70,000 मैंने खरीदा, अगर हमने यही बिजनेस 90,000 का खरीदा होता तो क्या होता सर, सवाल को समझिएगा। तो फिर यहां पर ये तो नहीं होता, इसको तो भूल जाओ, डिफरेंस यहां तो नहीं आएगा। 1 लाख रुपए की एसेट्स थी, 20,000 रुपए की लाइबिलिटी थी, तो कितना का माल था, 80,000 रुपए का। हमने कितने का खरीदा, 90,000 रुपए का, तो गलत हो गया। 80,000 वाला माल हमने 90,000 रुपए का खरीद लिया तो 10,000 रुपए फालतू दे दिया ना, नुकसान हो गया। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ 9 और 2 11, 1,10,000, वहां पर 1 लाख, तो बैलेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है सर बैलेंस। बैलेंस आ रहा है 10,000 रुपए का डेबिट साइड में, यहाँ लिखा भी है बैलेंसिंग फिगर, 10,000 रुपए डेबिट में आ गया, तो ये नुकसान हो गया। अब इस नुकसान को हम क्या करें, 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, सबको, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको बता रहे हो यार 10,000 रुपए का नुकसान हो गया भाई, मेरे दिल पे चोट लग गई, 10,000 रुपए का लॉस हो गया, इस तरह से बोलोगे नहीं। बल्कि सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हमने जो बिजनेस परचेज करा है उसकी कुछ ना कुछ गुडविल है, उसका नाम है, उसकी कीमत दी हमने फालतू। हमने फालतू किस लिए दिया 10,000 रुपए, उसकी गुडविल के। तो हमने क्या समझा कि ये हमने 10,000 रुपए फालतू क्यों दिए हैं, कि हमने 10,000 रुपए फालतू इसलिए दिए हैं कि उस फर्म का नाम होगा, उसकी गुडविल है, उसकी मार्केट में एक रेपुटेशन है, उसकी वजह से हमने ये 10,000 रुपए दिए हैं। इसलिए अगर डेबिट में बैलेंस आएगा तो उसको आप क्या बोल देंगे, गुडविल बोल देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। याद कीजिएगा पार्टनरशिप में अगर आपने पढ़ा है गुडविल, तो वहां बताया गया था गुडविल को अकाउंट्स में हम सिर्फ तब रिकॉर्ड करते हैं जब उसके लिए हमने कोई पेमेंट की हो। तो यहाँ पर हमने इसके लिए पेमेंट करी इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, वरना गुडविल को अभी भी हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, बुक्स में शो नहीं करते। कब शो करते हैं, जब उसकी पेमेंट करते हैं। हमने यहाँ पर पेमेंट की इसलिए हम शो कर रहे हैं।
तो हमें दो कॉन्सेप्ट समझे। पहली चीज तो ये कि जब बिजनेस परचेज करते हैं तो असेट्स भी आती है और लाइबिलिटीज भी आती है। असेट्स आएगी तो डेबिट में लिखेंगे, लाइबिलिटीज आएगी तो क्रेडिट में लिखेंगे। जितने का परचेज करा है परचेज कंसिडरेशन को वेंडर के नाम से एंट्री कर देंगे। इसके अलावा ये है कि बैलेंस अगर डेबिट में आ रहा है तो वो हमारा लॉस है, उसको हम क्या बोल देंगे, गुडविल बोल देंगे। बैलेंस अगर हमारा क्रेडिट साइड में आ रहा है, हमारा फायदा है, तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में बोल देंगे। कैपिटल रिजर्व एबनॉर्मल नेचर के जितने प्रॉफिट होंगे उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए, उन सबको स्टोर करने के लिए हमारी गुल्लक का नाम है। और गुडविल हमने इसलिए रखा क्योंकि भाई हमें लॉस हो रहा था, हमने उस लॉस को गुडविल लेकर के खुद को सेटिस्फेक्शन दे दिया कि भाई हमने तो गुडविल के 10,000 रुपए दिए हैं, हमें कोई टेंशन वेंशन नहीं है, हमें कोई स्ट्रेस थोड़ी लेना है। आगे बात करते हैं बच्चे। फिर जब आप वेंडर को पेमेंट करेंगे तो ये वही पेमेंट की एंट्री होगी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करी थी, प्रीवियस टॉपिक में की थी, परचेस कंसिडरेशन वाली। यानी वेंडर को डेबिट कर देंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, और प्रीमियम पर इशू करा हुआ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्रेडिट कर देंगे। नरेशन से आपको मालूम ही है। इसके बाद देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन परचेज ऑफ बिजनेस का। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए बच्चे देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, इसका छोटा कर लो थोड़ा सा पहले। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भूषण लिमिटेड इशूड, आपकी बुक का क्वेश्चन है, भूषण लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स। भूषण लिमिटेड ने 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर इशू करे, 100 रुपए का एक है। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है उनका पैसा इकट्ठा एक साथ आ रहा है, किस्तों में नहीं आ रहा, फुल्ली पेड एक साथ सारे पैसे आ गए। भूषण लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर परचेज ऑफ द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम शर्मा लिमिटेड। शर्मा लिमिटेड से परचेज करा है, क्या परचेज करा है, फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज, बिजनेस परचेज करा है। तो क्या क्या है उसके अंदर, प्लांट आया है, क्या है प्लांट, असेट्स है जी सर हमारी। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है हमारी, असेट्स है सर हमारी। स्टॉक क्या है हमारा, असेट्स है सर हमारा, असेट्स है। सन्ड्री क्रेडिटर, नाम में ही क्रेडिटर है, इसका मतलब क्या, ये लायबिलिटी है सर। कितने का परचेज करा सर, ये तो बताया नहीं क्वेश्चन में, तो शेयर अमाउंट निकाल लो भाई। शेयर का अमाउंट कितना है, शेयर का अमाउंट है 30,000 के शेयर, 30,000 शेयर है 100 रुपए के, तो कितने रुपए हो गए सर, 30 लाख रुपए हो गए। तो 30 लाख रुपए दे रहे हैं तो इसका मतलब 30 लाख में परचेज करा है हमने। क्वेश्चन में अगर नहीं बता रहा तो आप इस तरह से दिमाग चलाइएगा कि 30,000 शेयर दे रहे हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, तो कुल अमाउंट कितना हो गया 30 लाख। 30 लाख रुपए में हमने परचेज करा है। क्या परचेज करा है, ये सब कुछ परचेज करा है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और सॉल्व करने के लिए इसको कर देता हूं मैं थोड़ा सा छोटा। चलिए जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री करते हैं सबसे पहले बिजनेस को परचेज करने की। हमारे पास क्या क्या सेट्स, सारी सब असेट्स लिख दीजिए। आप लिख दीजिए प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट को डेबिट कर दिया हमने। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। स्टॉक है हमारा, स्टॉक अकाउंट डेबिट। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, तो आप एक लाइन का स्पेस रखिए और यहां पर लिख दिए टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये मैंने एक लाइन का स्पेस क्यों रखा, ये मैंने इसलिए लिखा भाई, इसलिए रखा स्पेस क्योंकि बैलेंस डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। अगर क्रेडिट में आएगा तो यहां लिख देंगे, डेबिट में आएगा तो यहां लिख देंगे। चालाकी है ये हमारी। आप यहां पर एक लाइन का स्पेस दीजिएगा, अगर डिफरेंस आता है डेबिट में तो यहां लिख दीजिएगा, क्रेडिट में आता है तो ऊपर लिख देंगे, खत्म कहानी। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी लिख दीजिए। अमाउंट लिख देते हैं, प्लांट कितना है 7 लाख, 7 लाख रुपए का है प्लांट। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 12 लाख रुपए की है लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद स्टॉक है 9 लाख रुपए का, और क्रेडिटर्स कितने के, 2 लाख रुपए के। तो एक बार तो हम ये लिख दिया। उसके बाद लिख देते हैं वेंडर की अमाउंट, वेंडर का अमाउंट लिख दिए टू वेंडर्स अकाउंट, बल्कि वेंडर का नाम दिया हुआ है, वेंडर का नाम दिया हुआ है इसमें फ्रॉम शर्मा लिमिटेड, तो आप लिखिए फ्रॉम टू शर्मा, शर्मा लिमिटेड अकाउंट। आपको शर्माना नहीं है, सिर्फ लिखना है। मैं शर्मा बोल रहा हूं उसका मतलब नाम बोल रहा हूं, कभी आप शर्माने लगो। अमाउंट कितना आएगा बच्चे, 30 लाख रुपए। चलिए अब देखते हैं कि बैलेंस डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में। यहां पर देखेंगे 30 और 2 32 लाख रुपए होते हैं। यहां पर देखिए 12 7 19, 19 और 9 कितने होते हैं, 28 लाख रुपए। दोबारा काउंट कर लेते हैं, 12 लाख और 7 लाख कितने होंगे, 12 7 19 लाख रुपए, 19 और 9 लाख रुपए कितने होंगे, 19 और 9 28 लाख रुपए होते हैं। यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 32 है, 4 लाख का डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में। जब डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तब डेबिट में लिख दीजिएगा क्या, गुडविल अकाउंट। लीजिए गुडविल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आ गया 4 लाख रुपए का। मैंने यहाँ पर लिख दिया बैलेंसिंग फिगर, मैंने बैलेंसिंग फिगर भी लिख दिया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। अब नहीं भी लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर कोई दिक्कत नहीं है। एक एंट्री कंप्लीट हो गई। दूसरी एंट्री में दूसरी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे और वो है शेयर्स को इशू करने की एंट्री। आप लिखिएगा बच्चे शर्मा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम अगर होती तो हम यहाँ पर 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कर देते, और हमने शर्मा लिमिटेड को उसके 30 लाख रुपए के बदले में अपने 100 रुपए वाले 30,000 शेयर दे दिए हैं, जो कि अमाउंट बनता है 30 लाख रुपए का। लीजिए, नरेशन भी आपको मालूम ही है, एंट्री हो गई। बहुत ही आसान सा टॉपिक है कि अगर बिजनेस परचेज करते हैं तो किस तरह से रिकॉर्ड करना है, सिंगल असेट्स परचेज करते हैं तो किस तरह से एंट्री करनी है, किस तरह से रिकॉर्ड करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है ये टॉपिक। 101% एग्जाम में आना ही आना है इसमें से क्वेश्चन, और 2 चैप्टर हैं, दोनों में से किसी में से भी आ जाएगा, टॉपिक सेम है। डिवेंचर में भी यही टॉपिक है, शेयर में भी यही टॉपिक है, दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, 101% आएगा, लेकिन 90% चांसेस बात करेंगे शेयर में से आएगा, क्योंकि डिवेंचर में और भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे शेयर में से इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चे। उम्मीद है आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपके मोटिवेशनल वर्ड्स मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, अपने कमेंट के जरिए मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।